इंसान की फितरत अजीब होती है। जब उसकी जेब में हराम का पैसा आता है तो उसे लगता है उसने दुनिया जीत ली, लेकिन वह भूल जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। यह कहानी है रफीक की, जिसे अपने लालच पर बहुत गुमान था। वाह, आज तो अच्छी कमाई होगी। लोग कहते हैं ईमानदारी में बरकत है, मैं कहता हूँ बेईमानी में बचत है। मालिक, वो जो बकरा आप कल रात लाए थे वो तो बीमार लग रहा है। उसे काटना ठीक नहीं होगा, हराम होगा मालिक। अबे चुप, तू अपना काम कर, मुझे मत सिखा हलाल और हराम। ग्राहक को गोश्त चाहिए, उसे क्या पता कि बकरा बीमार था या तंदुरुस्त, बस काट डाल उसे। लेकिन मालिक, अगर किसी को पता चल गया तो? और ऊपर वाला? ऊपर वाला भी तभी खुश होता है जब जेब भारी हो। जा जल्दी काम निपटा, अभी ग्राहक आने वाले हैं। रफीक ने उस बीमार जानवर को कटवा दिया। उसके लिए सिर्फ मुनाफा मायने रखता था, चाहे वह हराम तरीके से ही क्यों न आए। अरे रफीक भाई, राम राम। आज घर में मेहमान आ रहे हैं, दावत है, जरा बढ़िया वाला मटन देना, एकदम ताजा। अरे रामू काका, आइए आइए, आपके लिए तो मैं सबसे खास हिस्सा बचा कर रखता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल अभी तैयार हुआ है, एकदम ताजा। तुम पर भरोसा है भाई, इसीलिए पूरी मंडी छोड़कर तुम्हारी दुकान पर आता हूं। हम हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं मानते, बस साफ सुथरा माल चाहिए। अरे काका, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा मटन पूरे गांव में नहीं मिलेगा। हे मालिक, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ, पर ये गलत हो रहा है, बहुत गलत। रामू काका खुशी खुशी गोश्त लेकर चले गए। रफीक को लगा कि उसने बहुत चालाकी की है, लेकिन वह नहीं जानता था कि गलत कमाई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सलमा, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। आज बहुत तगड़ा मुनाफा हुआ है। जैद बेटे, ये ले, तेरे लिए नए कपड़े और खिलौने। रफीक, आज इतनी ज्यादा कमाई कैसे हो गई? कल तो तुम कह रहे थे कि बाजार ठीक नहीं चल रहा है। अरे वो आज एक बड़ा ऑर्डर मिल गया था शहर से। तुम ज्यादा सवाल मत करो, अल्लाह का दिया है, बस मौज करो। अब्बू, मदरसे में मौलवी साहब ने कहा था कि मेहनत की कमाई में ही स्वाद होता है। ये मिठाई आपकी मेहनत की है ना? हाँ हाँ बेटा, मेहनत ही तो है। सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूँ दुकान पर, खाओ तुम। रफीक ने अपने परिवार को वह निवाला खिलाया जो धोखे और झूठ से कमाया गया था। उसे लगा कि कोई नहीं जान पाया, लेकिन गुनाह की एक आदत होती है, वह छिपता नहीं, बस वक्त का इंतजार करता है। नहीं, सब ठीक है। मुनाफा। उसे वह बीमार बकरा दिखाई देता है और फिर रामू काका का हंसता हुआ चेहरा, जो अचानक गुस्से में बदल जाता है। या अल्लाह, ये क्या सपना था? क्या हुआ जी? कोई बुरा सपना देखा क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम सो जाओ। मैं ख्वामखा डर रहा हूं। पैसा तो पैसा होता है, कल फिर वही करूंगा। एक बुरा सपना भी रफीक की सोई हुई ज़मीर कॉन्शियस को नहीं जगा पाया। वह नहीं जानता था कि अगले दिन सुबह उसके लालच का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है, जो उसे तबाही के करीब ले जाएगा। रफीक समझ रहा था कि वह बच गया है, पर रामू काका के घर में दुख आने वाला था। हराम की कमाई जहर बनकर फैल चुकी थी। अरे सुलेमान, देख रहा है आज भीड़। कल के ताजा मटन की तारीफ सुनकर आज और ग्राहक आएंगे। तू बस नोट गिनने की तैयारी कर। मालिक, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। मेरा दिल घबरा रहा है। तेरा दिल इसलिए घबरा रहा है क्योंकि तू गरीब है। जिगरा चाहिए, जिगरा धंधा करने के लिए। चल काम कर। रफीक चाचा, तुमने कल बापू को कैसा गोश्त दिया था? अरे विजय बेटा, क्या हुआ? मैंने तो एकदम ताजा रान का गोश्त दिया था।
क्यों, सब खैरियत तो है? खैरियत कैसी, रात को वो मटन खाने के बाद से बापू की तबीयत बिगड़ गई, उल्टियां रुक नहीं रही हैं। हकीम जी ने कहा है फूड पॉइजनिंग हुआ है, खाने में जहर था जैसे। क्या बात करता है, मेरी दुकान का माल और खराब? अरे हकीम सठिया गया है, बुढ़ापा है काका का, कुछ और खा लिया होगा या हजम नहीं हुआ होगा। मेरे मटन पर इल्जाम मत लगा। चाचा, अगर बापू को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पूरे गांव में कल सिर्फ यहीं से मटन गया था। देख रहे हो भाइयों, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सबसे बढ़िया माल दिया और अब मुझे ही दोष दे रहे हैं। मालिक, ये तो वही हुआ ना जिसका डर था, वो बीमार बकरा। जुबान बंद रख अपनी। अगर किसी को भनक भी लगी तो तेरा वो हाल करूंगा जो बकरे का करता हूं। ये बात यहीं दफन हो जानी चाहिए। रफीक ने अपनी आवाज से सुलेमान को तो चुप करा दिया, लेकिन कुदरत को कैसे चुप कराता। उसका लालच अब उसे और गहरे दलदल में धकेलने वाला था। दोपहर को एक दलाल उसकी दुकान पर आया। सलाम रफीक भाई, सुना है धंधा जोरों पर है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। बोल क्या है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। पड़ोस के गांव में एक भैंस मर गई है, बीमारी से नहीं, बस एक्सीडेंट से। मालिक उसे फेंकने वाला है। अगर तुम चाहो तो कौड़ियों के भाव मिल जाएगी। गोश्त तो गोश्त है, कीमे में सब चल जाएगा। मरे हुए जानवर का गोश्त हराम है, लेकिन कितना मुनाफा होगा? मुनाफा ही मुनाफा, समझो मुफ्त में मिल रहा है। बस मसाले थोड़ा तेज डलवा देना बेचने के लिए। कोई नहीं पकड़ेगा। ठीक है, पिछली गली से रात के अंधेरे में ले आना, किसी को कानो कान खबर ना हो। या अल्लाह, ये तो मुर्दा खोर बन गया है। मरे हुए जानवर का गोश्त, ये तो घोर पाप है। अब मैं चुप नहीं रह सकता, लेकिन मैं करूं क्या? उफ, पेट भी दर्द कर रहा है और सिर घूम रहा है। विजय, इनकी हालत नाजुक है, जहर बहुत तेज था। अगर ये गोश्त से हुआ है तो वो जानवर जरूर किसी गंभीर बीमारी का शिकार रहा होगा। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। अभी नहीं हकीम जी, पहले बापू ठीक हो जाए। लेकिन अगर रफीक चाचा ने सच में ऐसा किया है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार सबूत मिल जाए। इधर विजय सबूत की तलाश में था और उधर रफीक खुद अपनी तबाही का सामान इकट्ठा कर रहा था। उस रात रफीक ने वह मरे हुए जानवर का गोश्त अपनी दुकान में रखवा लिया। वाह, आज तो जैकपॉट लग गया। कल ये मटन शाही कबाब बनकर बिकेगा। दुनिया बेवकूफ है और मैं उसका राजा। रफीक भूल गया था कि जब पाप का घजा भर जाता है तो वह फूटता जरूर है, और कल वह घजा फूटने वाला था। छी, बदबू। सुलेमान, जल्दी हाथ चला। इस सड़े हुए गोश्त में इतना मसाला और प्याज मिला दे कि किसी के बाप को पता न चले कि ये ताजा बकरा है या मरी हुई भैंस। मालिक, इससे बहुत बदबू आ रही है। अगर किसी ने खा लिया तो वो मर सकता है। हम ये पाप क्यों कर रहे हैं? फिर शुरू हो गया तू? अरे शादी का खाना है, लोग मुफ्त के खाने पर टूट पड़ते हैं, स्वाद नहीं देखते। और सुन, आज चौधरी की बेटी की शादी है, 50 किलो का ऑर्डर है। सोच कितना पैसा आएगा। उसी वक्त दुकान के बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकी। गांव के अमीर चौधरी साहब आए थे। आज उनकी बेटी की शादी थी। रफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पूरी है ना? आज मेरी नाक का सवाल है। बारात शहर से आ रही है, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब, आप बेफिक्र रहिए। मैंने खास आपके लिए सबसे बेहतरीन जानवर कटवाया है। ऐसा कीमा बनेगा कि बाराती उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस यही भरोसा है तुम पर। ये लो एडवांस पैसे। शाम को ठीक 6 बजे बड़े पतीले भिजवा देना, हलवाई इंतजार करेगा। वाह, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मरे हुए जानवर के बदले असली नोट, इसे कहते हैं बिजनेस।
मालिक, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। वो शादी का घर है, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खाएंगे। ये कत्ले आम होगा मालिक, उन पैसों पे आग लगा दो। दूर हट मनहूस, अगर तूने अपना मुंह खोला तो तुझे भी इसी मशीन में पीस दूंगा। चुपचाप ये माल पैक कर और शाम को शादी वाले घर पहुंचा। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। मैं गरीब हूं, गुलाम हूं, लेकिन मैं कातिल नहीं बन सकता। मुझे कुछ करना होगा। शाम ढलने लगी थी। गांव में शहनाई की आवाज गूंज रही थी। चौधरी साहब के घर रोशनी जगमगा रही थी। उधर रफीक की दुकान से मौत के पतीले निकलने वाले थे। ले जा इसे, और खबरदार जो किसी से बात की, सीधा हलवाई को देना और बाकी पैसे लेकर आना। मैं पीछे से आ रहा हूं, नए कपड़े पहनकर। जी मालिक। मैं ये खाना वहां नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। क्यों रे, फिर जहर बेचने जा रहा है? मेरे बापू अस्पताल में हैं तेरी वजह से। विजय भैया, मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो। ये खाना शादी में मत जाने दो। इसमें मरे हुए जानवर का गोश्त है। रफीक मालिक ने सबको मारने का प्लान बनाया है। क्या? मरे हुए जानवर का? और ये शादी में जा रहा है? हाँ भैया, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन आज सैकड़ों लोग मर जाएंगे अगर ये खाना परोसा गया तो। चलिए मेरे साथ, सबको सच बता दीजिए। आज उस रफीक की खैर नहीं, तू चल मेरे साथ सीधा चौधरी साहब के पास। आज पूरा गांव देखेगा उस शैतान का असली चेहरा। सच अब तूफान बनकर रफीक की ओर बढ़ रहा था। रफीक नए कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर शादी में जाने को तैयार था। उसे लग रहा था कि वह सबसे इज्जतदार मेहमान होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसका स्वागत जूतों से होने वाला है। मुबारक हो चौधरी साहब, माशाअल्लाह, क्या इंतजाम है। खाना पहुंच गया ना? खाना तो पहुंच गया रफीक, लेकिन तुम्हारी इंसानियत कहां मर गई थी? सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। रफीक की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। अब शुरू होने वाला था इंसाफ का ड्रामा। जब तक सच सो रहा होता है, झूठ नाचता है। पर जिस पल सच अपनी आंखें खोलता है, झूठ के पांव उखड़ जाते हैं। आज रफीक की चालाकी का अंत होने वाला था। चौधरी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई क्या? मैंने तो सबसे अव्वल दर्जे का माल भेजा है। अव्वल दर्जे का माल या जहर? रफीक, मैंने तुझे अपना भाई माना, अपनी बेटी की शादी की दावत की जिम्मेदारी दी, और तूने मेरे मेहमानों को मरने के लिए मुर्दा मांस भेज दिया। ये झूठ है। ये विजय मुझसे जलता है क्योंकि कल इसके बाप की तबीयत खराब हुई थी, और ये सुलेमान, इसे मैंने काम से निकाल दिया था, इसलिए बदला ले रहा है। चुप करो बेईमान, मेरे पिता अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं और तू अभी भी झूठ बोल रहा है। चौधरी साहब, इस पतीले की जांच कराई जाए, इसमें से सड़ांध आ रही है। छी, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये तो गोश्त लग ही नहीं रहा। मालिक, अब और झूठ मत बोलिए। चौधरी साहब, कल रात इसने एक दलाल से एक्सीडेंट में मरी हुई भैंस खरीदी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसने मुझसे जबरदस्ती इसमें मसाले मिलवाए ताकि बदबू छिप जाए। सुलेमान के बच्चे, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। शर्म नहीं आती तुझे? पैसे के लिए इतना गिर गया? अरे तूने सिर्फ इंसानों को नहीं, अपने दीन धर्म को भी शर्मसार किया है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? जो हाथ कल तक नोट गिन रहे थे, आज वही हाथ लोगों के पैरों में गिर रहे थे। पर गुनाह जब हद पार कर जाए तो माफी की जगह नहीं बचती। इसे मारो, इसे पुलिस के हवाले करो। ये हमारे बच्चों का कातिल है। रुकिए भाइयों, इसे मारना तो बहुत आसान है, पर इसे इसके किए की सजा कानून देगा, और सबसे बड़ी सजा इसे ऊपर वाला देगा। रफीक,
तुम्हें मिलावटी और जहरीला मांस बेचने और लोगों की जान खतरे में डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चौधरी साहब, मुझे माफ कर दीजिए। विजय भाई, प्लीज मुझे बचा लो। मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा। तेरा पैसा तेरे पास रख रफीक। हराम की कमाई कभी किसी के काम नहीं आती। तूने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली। रफीक को पुलिस ले गई। गांव की शादी तो बच गई, लेकिन लोगों के दिल में एक गहरा जख्म रह गया, विश्वास का जख्म। विजय भैया, क्या रामू काका ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर कह रहे हैं कि कोशिश जारी है। दुआ करो सुलेमान। आज अगर तुम हिम्मत न दिखाते तो न जाने कितने घर उजड़ जाते। लालच ने रफीक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हराम के पैसों का असली अंजाम तो अभी उसके परिवार को भुगतना बाकी था। अम्मी, अब्बू अभी तक मिठाई लेकर क्यों नहीं आए? बाप के पाप की सजा अक्सर मासूमों को मिलती है। रफीक के लालच ने उसकी हंसती खेलती दुनिया को एक पल में उजाड़ दिया। वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन दाग रह जाते हैं। रफीक के लालच ने उसे जेल की कालकोठरी में पहुंचा दिया, जहां अब न दौलत थी न रुतबा, सिर्फ था तो पछतावा। मैं कितना अंधा हो गया था। पैसों के लालच में सब कुछ खो दिया। आज पैसा है मगर परिवार नहीं। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे प्लीज। तुम्हारे इन आंसुओं का अब कोई मोल नहीं है। तुमने जो हराम की कमाई हमें खिलाई, उसकी सजा हमें समाज की नफरत झेलकर मिल रही है। जैद को लोग बेईमान का बेटा कहते हैं। सलमा, मेरी गलती हो गई। मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूं सब ठीक कर दूंगा। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तय किया है कि मैं सिलाई कढ़ाई करके हलाल की रोटी कमाऊंगी और अपने बेटे को इंसान बनाऊंगी, शैतान नहीं। खुदा हाफिज। 6 महीने बीत गए। गांव की हवा बदल चुकी थी। बेईमानी की दुकान बंद हो चुकी थी और ईमानदारी का सूरज उग चुका था। सुलेमान बेटा, जरा आधा किलो गोश्त देना। आज मेरी पोती का जन्मदिन है। अरे काका, बैठ जाइए। आपके लिए तो सबसे साफ पूरा हलाल माल है। सुलेमान भूखा रह सकता है, पर गलत चीज किसी को नहीं खिलाएगा। सच कहा सुलेमान। आज पूरे गांव को तुम पर भरोसा है। तुमने न सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि गांव की इज्जत भी रख ली। चौधरी साहब ने सुलेमान को दुकान खोलने में मदद की थी। आज गांव के हिंदू और मुसलमान सब मिलकर सुलेमान के यहाँ से सामान खरीदते थे, क्योंकि वहां तराजू में वजन कम नहीं बल्कि विश्वास ज्यादा था। याद रखना भाइयों, लालच इंसान को अमीर बना सकता है, पर इंसानियत छीन लेता है। हलाल की एक रोटी हराम के खजाने से कहीं बेहतर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। चाहे कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, ऊपर वाला हमारी हर नीयत से वाकिफ है। ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, पर मंजिल हमेशा सुकून भरी होती है।